हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी DLED 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन में विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह के अर्थ। तो विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ रुकना होता है। अतः भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा की अर्थ अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है और कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। अनेक स्थानों पर इनके गलत प्रयोग से बात का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं, रोको मत के बाद लगा हुआ है अल्प विराम, फिर जाने दो। तो यहाँ पर रोकने का निषेध किया गया है कि रोको मत, जो व्यक्ति जा रहा है उसको रोको मत, जाने दो। और उसी में है दूसरा, रोको के बाद अल्प विराम लगा है, मत जाने दो। तो यहाँ पर कहा गया है कि रोको मत जाने दो, मतलब कि व्यक्ति को रोको, उसे जाने मत दो। तो यहाँ पर दोनों के अर्थ अलग अलग निकले हुए हैं, इसलिए चिन्हों के विराम चिन्हों के प्रयोग से ही भाषा की अर्थ अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है। नेक्स्ट है पूर्ण विराम को परिभाषित कीजिए। पूर्ण विराम का चिन्ह देख लीजिए, ये है पूर्ण विराम का चिन्ह। तो पूर्ण विराम का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में, बट याद रखना है आपको, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्यों में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य का अपना अलग चिन्ह होता है और विस्मयादिबोधक का होता है ये। तो इसलिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य में नहीं होगा। बाकी के सभी वाक्य, सरल, मिश्र और संयुक्त सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो पूर्ण विराम में देखिए, पूर्ण विराम किसी भी वाक्यों के अंत में लगता है। तो सोहना विद्यालय जाती है, इसके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा, हमें विश्वास है कि भारत आगे बढ़ता ही रहेगा, इसमें भी लास्ट में पूर्ण विराम लगाया गया है। अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे आपने बताया नहीं कि मैं क्या करूं। तो यहाँ भी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्हों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह देख लीजिए, ये है प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में तुम्हारा पता क्या है। अगर आप किसी से पूछते हो कि तुम क्या करते हो, तो लास्ट में तुम क्वेश्चन मार्क लगाओगे कि तुम क्या करते हो। और व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में कोष्टक में आजकल नेता भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर ही चुनाव लड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेक्स्ट है संदेह या अनिश्चय प्रकट करने के लिए संदेह स्थल पर कोष्टक में नेता और सत्यनिष्ठ या है क्वेश्चन मार्क। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि DLED 4th सेमेस्टर का ये जो फर्स्ट पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपका एक फ़ायदा होगा कि आपको हिंदी भी अच्छे से पढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो इसलिए आरंभिक स्तर पर भाषा को अच्छे से पढ़िए, ताकि हिंदी में आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। नेक्स्ट है अर्धविराम का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अर्धविराम क्या होता है, चिन्ह देख लीजिए। अर्धविराम ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा। तो वाक्य में पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। वाक्य में याद रखना है कि पूर्ण विराम से कम देर,
ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कुछ सीमित स्थितियों में होता है। जैसे में है पहला एग्जाम्पल कि किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरणवाचक, जैसे शब्द के पूर्व नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको किसी भी जगह स्थान का नाम लिखना है तो उसमें आप उसको अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, किसी नियम के बाद आने वाले उदाहरणवाचक जैसे शब्द के पूर्व नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं के बाद आया है यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह। फिर जैसे में विवेक, हिमालय, दिल्ली आदि। ऐसे नेक्स्ट इसमें है एग्जाम्पल, समानाधिकार वाक्यों के बीच में यहाँ पर लगा हुआ है। यथा भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का उद्घोष लोकमान्य तिलक ने किया। तो यहाँ पर भी अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग हुआ है। फिर उन्होंने ही देश को स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। तो ये थे अर्धविराम। नेक्स्ट है कोष्टक के चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो कोष्टक के चिन्हों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। एक छोटा कोष्टक, एक होता है मझला और एक होता है बड़ा। तो कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। तो कोष्टक के भीतर मुख्यतः उन सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हैं, होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जब कोई मुख्य वाक्य के अंग हो और उसे अलग करना हो तो वहाँ पर हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का विवेचन ही हम यहाँ करेंगे। तो क्रमवाचक अंकों या अक्षरों के साथ देखिए, अगर हमको क्रमवाचक अंक रखने हैं तो देखिए, छोटे ब्रैकेट में का, ब्रैकेट के अंदर खा, गा। ऐसे अंक को अगर रखते हैं तो 1, 2, 3 और रोमन अंक को रखते हैं छोटे ब्रैकेट में, तो ये है कोष्टक के चिन्हों के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण चार्ट पेपर पर विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। विराम चिन्हों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। विराम चिन्हों के भेद उनके संकेतों के साथ लिखिए। तो देखिए, मेन क्या है कि प्रशिक्षण चार्ट पेपर पर विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो आइए चार्ट पर देखते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। तो देखिए, पहले है अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं। तो अल्प विराम के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हमको अलग करना हो तब वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राम, श्याम, कृष्ण और मुरारी विद्यालय से घर चले गए। ऐसे नेक्स्ट में है पूर्ण विराम। ये वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे राम पढ़ता है, पूर्ण विराम, आम पक गए हैं, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें किसी से कोई क्वेश्चन किया जाए तो वहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है या तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। नेक्स्ट में है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य में विस्मयादिबोधक वाक्य अर्धविराम। विस्मयादिबोधक का चिन्ह देख लीजिए। जैसे कहा जाए, ओह मेरे हाथ जल गए, हे भगवान हमारी रक्षा करो। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट में है अर्धविराम। जो चाहे सो करे के बीच में अर्धविराम, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट में है अवतरण चिन्ह। 2 होते हैं, एक सिंगल अवतरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा, डबल। तो जो एकल अवतरण चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग होता है जब किसी भारतीय धार्मिक ग्रंथों में गीता का विशेष महत्व, यहाँ पर जिसमें किसी चीज़ का विशेष महत्व दिया जाए तो वहाँ पर एक अवतरण चिन्ह का प्रयोग, एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और उद्धरण चिन्ह, दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर होता है जब किसी ने कोई वाक्य कहे हों, तो वहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे महावीर स्वामी ने कहा,
अब महावीर स्वामी ने जो कहा है उसको हम रखेंगे दोहरे अवतरण चिन्ह में। इन्होंने क्या कहा कि जीव हत्या पाप है, तो पूर्ण विराम के बाद हम लगाएंगे डबल अवतरण चिन्ह का चिन्ह, और यहाँ पर जीव से पहले ही अवतरण चिन्ह का प्रयोग और लास्ट में। नेक्स्ट है विराम चिन्हों को एक गतिविधि के माध्यम से समझाइए। तो विराम चिन्हों को हमको एक गतिविधि के माध्यम से समझाने हैं। तो आइए देखते हैं इसके उच्चारित करने का तरीका। तो पहले है प्रश्न उत्तर और उसके बाद है स्पष्टीकरण। तो जैसे पहले में है राम के बाद लगा हुआ है विस्मयादिबोधक चिन्ह कि राम तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है और प्रश्नवाचक वाक्य का भी प्रयोग हुआ है। तो राम ने क्या का उत्तर दिया कि माँ, पिताजी और मैं। ऐसे स्पष्टीकरण में होगा कि एक वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद हों तो वहाँ अल्प विराम लगता है। इसके उच्चारण में उतना ही ठहराव उचित है जितना एक के उच्चारण में है। तो एक वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद हों तो वहाँ अल्प विराम लगता है। इसमें नेक्स्ट है कि रहीम तुम विद्यालय कैसे आते हो। तो मैं विद्यालय पैदल चलकर आता हूँ। यहाँ जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो देख लीजिए, मैं विद्यालय पैदल चलकर आता हूँ, रहीम ने कहा। तो जब उसकी बात वाक्य में खत्म हुई तो लास्ट में पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि राम तुम क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि राम तुम क्या सोच रहे हो। तो उसने यह पंखा कैसे चलता है। तो जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मय सूचक चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो विस्मय सूचक विराम चिन्हों का चिन्ह देख लीजिए। तो वाक्य में हर्ष, घृणा, शोक, भय आदि के भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मज़ा आ गया, तो वह के बाद लगा हुआ है विस्मय बोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक या संबोधन सूचक चिन्ह वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। जैसे में हर्ष पहले में होगा कि हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, आज्ञा आदि मनोवेग सूचक शब्दों, पदबंध, उपवाक्यों तथा वाक्यों के अंत में जैसे आह उसे कितना दुख हो रहा है। शब्द विषाद इतनी लंबी दीवार, पदबंध आश्चर्य कैसा सुंदर दृश्य है। वाक्य हर्ष और दूसरे में है संबोधन के लिए जैसे अध्यक्ष महोदय अब हमारी बात सुनिए। तो ये थे विस्मय सूचक चिन्ह और या संबोधन सूचक चिन्ह वाक्य कहाँ पर लगता है, ये थे उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो देखते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है। पहला है तुलनात्मक तुलनावाचक सा सी से के पहले भरत सा भाई सीता सी पत्नी। तो भरत सा भाई, तो देखिए भरत और सा भाई के बीच में लगा हुआ है योजक चिन्ह। और सीता सी पत्नी, सीता के बाद लगा हुआ है योजक चिन्ह सी पत्नी। ऐसे द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में लगेगा योजक चिन्ह। जैसे विलोम शब्द में रात दिन एक दूसरे के विपरीत, भूखा प्यासा, भाई बहन, प्रयोग और असल। ऐसे तीसरा क्या है एग्जाम्पल कि अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच में एक चौथाई। तो देखिए एक के बाद लगा हुआ है योजक चिन्ह फिर चौथाई, एक तिहाई। ऐसे एक फिर योजक चिन्ह फिर तिहाई। ऐसे इसका फोर्थ क्या है कि मध्य के अर्थ में अंगद फिर योजक चिन्ह रावण संवाद। नेक्स्ट क्या है कि द्वित्व वर्ण में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वित्व वर्ण क्या होते हैं, जब कोई वर्ण एक समान दो बार आए
तो उसे, और दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं। जैसे जब जब, तो दोनों सेम वर्ड है और दोनों के बीच में लगा हुआ है योजक चिन्ह। जैसे घट घट, गाते गाते, धीरे धीरे, हाय हाय आदि। तो ये है द्वित्व वर्ण। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।